फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तथास्तु स्टडी स्ट्रीम चैनल। मैं नीलम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम व्यंजन के प्रकार और उसके उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला के लास्ट कुछ वीडियो में आपने वर्ण और वर्णमाला के प्रकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हम स्वर के बारे में पढ़े थे और उसका जो उच्चारण स्थान होता है उसके बारे में पढ़े थे। तो दोस्तों, अगर आपने ना पढ़ा हो तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर पढ़ लिए, ताकि हम लोग जो है आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू रखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जो वर्ण स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाए तो वो भी व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण और प्राणवायु का कंठ पर विशेष दबाव पड़ता है। जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी प्राणवायु मुख से निकलती है, तो जब उस व्यंजन को हम बोलते हैं तो उसका दबाव जो है हमारे कंठ पर पड़ता है। बिना स्वर के व्यंजन हम लोग जो है स्वर रहित लिखते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जिसके नीचे एक लाइन से खींची, जिसको हम हलंत कहते हैं। तो जब हम बिना स्वर के व्यंजन लिखेंगे तो इस तरीके से हलंत लगा करके लिखेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो व्यंजन है वो बिना स्वरों की सहायता से ना ही बोले जा सकते हैं और ना ही लिखे जा सकते हैं। इन व्यंजनों की संख्या जो है 35 होती है और इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है इनका स्पर्श व्यंजन, जिसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और इंग्लिश में हम म्यूट्स कहते हैं। सेकेंड इज अंतस्थ व्यंजन, जिसको हम सेमी बोलते हैं। और थर्ड इज ऊष्म व्यंजन, जिसको हम सिबिलेंट्स बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। फर्स्ट इज स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों में जो हमारी जिह्वा होती है वो मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करके निकलती है, जैसे कि तालु, मूर्धा, होष्ठ। इसलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 होती है और इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं और हर एक वर्ग का नाम पहले वर्ग के पहले अक्षर के अनुसार रखा गया है। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। जैसे कि का वर्ग है। का वर्ग का जो है व्यंजन में जो क, ख, ग, घ अंगा आते हैं और इसका उच्चारण स्थान कंठ है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी प्राण वायु है वो कंठ पर दबाव डालती है और बाहर निकलती है। च वर्ग, इसमें भी 5 व्यंजन है। च, छ, ज, झ, इया और एक नुक्तावर्ण जा, इसमें नीचे बिंदी लगा करके बनाया जाता है। इनका उच्चारण स्थान तालु है, जो कि हमारे मुख में जो ऊपरी हिस्सा होता है तालु का, जिसको हम छत भी बोल सकते हैं हमारे मुख की, तो वो तालु वाला हिस्सा होता है। ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये 5 वर्ण हैं और इनको इसमें से 2 वर्ण और बनाए गए ड और ढा से। अड़ा और ढ़ा, इनसे जो है इनको हम उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं और इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वर्ग। त वर्ग में भी 5 व्यंजन है। त, थ, द, ध, न और इनका उच्चारण स्थान दांत है। प वर्ग में भी 5 व्यंजन है। प, फ, ब, भ, म और एक फ है, नीचे बिंदी लगा करके नुक्ता वाला बनाया जाता है, जिसका उच्चारण स्थान होठ है। इनको हम आगत व्यंजन भी कहते हैं और इन दोनों को हम उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। फ्रेंड्स, इनको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जैसे कि अगर आप देखते हैं क वर्ग, तो इसका का ले लीजिए तो कंठ हो गया। अब चा वर्ग है तो आपने देखा कि चा वर्ग आप बोलिए च, छ, ज, झ, इया, तो आपकी जो जीवा है वो तालु में बार बार लगती है और फिर इन वर्णों का उच्चारण होता है। ट वर्ग में भी आप नोटिस करेंगे कि ट, ठ, ड, ढ हम जब बोलते हैं तो जो हमारी जीवा है, हमारे मुख के जो ऊपर तालु वाला हिस्सा, उसका अगला हिस्सा जो होता है, उसको जीभ हमारी बार बार छूती है, वो हिस्सा मूर्धा कहलाता है। ता वर्ग का जब हम व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो त, थ, द, ध, न, तो जो हमारे जीभ है वो हमारे दांतों को बार बार छूती है और इन वर्णों का उच्चारण होता है। फ्रेंड्स, जब हम लोग मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो इस वर्ग के जो व्यंजन है त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसके दांत नहीं होते हैं। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म और फ, इनका उच्चारण स्थान जो है होठ है। इसमें जब हम बोलते हैं तो हमारे दोनों होठ जो है आपस में मिलते हैं और फिर इन वर्णों का उच्चारण होता है। फ्रेंड्स, जो ये ड़ा और ढा है, इनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और उच्छिष्ट व्यंजन के अंतर्गत भी आते हैं।
और इनका उच्चारण भी ड और ढा के तरीके से मूर्धा होता है। ढ और ढा के जब उच्चारण हम जब करते हैं तो जो हमारी जीभ है वो ऊपर उठती है और झटके के साथ नीचे आती है। नेक्स्ट इज अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ये व्यंजन जो होते हैं वो स्वर तथा व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण जब हम करते हैं मुख से तो जो हमारी जीभ है वो हमारे मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरीके से स्पर्श नहीं करती, इसलिए हम इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व ये इनकी वर्ण है। तो या जो है आप जब बोलेंगे या तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो जीवा है वो पूरी तरीके से नहीं किसी भी हिस्से को टच करे। जैसा कि स्पर्श व्यंजन में हम लोग जब बोल रहे थे तो हमारे जो जीवा है वो किसी एक भाग को पूरी तरीके से टच कर रही थी, लेकिन अंतस्थ व्यंजन में ऐसा नहीं है। तो या का जो उच्चारण स्थान है वो तालु हम उसको कहेंगे। र और ला का जो उच्चारण स्थान है वो दंत मूल है। दंत मूल वो हिस्सा होता है जैसे कि दांत जो है हमारा जहाँ पे खत्म होता है, ऊपर जड़ वाला हिस्सा जहाँ पर होता है, और हमारे मसूड़े होते हैं वहाँ पे हमारे जीभ देखिएगा टच करती है। र और ल, तो आपका जो उच्चारण स्थान र और ला का है दंत मूल है। और वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो वा जब हम बोलते हैं तो हमारे जो होंठ है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और दांत से लग करके तब इसका उच्चारण होता है, तो इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो गया। नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हम किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में जो हमारी सांस या प्राण वायु है वो तेजी से बाहर निकलती है और हमारे मुख में एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक प्रकार की गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इनको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी प्राण वायु है कहीं ना कहीं संघर्ष करके बाहर निकलती है, इसलिए जो है इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। स और ह। स जो है इसका उच्चारण स्थान तालव्य है, और श इसका उच्चारण मूर्धा है, और स इसका उच्चारण स्थान दंत मूल है, और ह जो है वो स्वर यंत्र से निकलता है जिसको हम कंठ भी कहते हैं, या कंठ के जो भीतरी हिस्सा होता है वहां से निकलता है। फ्रेंड्स आपने अभी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ा। इन व्यंजनों के अतिरिक्त भी कुछ व्यंजन होते हैं जो व्यंजनों के साथ मिल करके बनते हैं, जो स्वतंत्र व्यंजनों से मिल करके बने होते हैं, जैसे कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 व्यंजन मिलकर के बने होंगे। एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है, लेकिन देवनागरी लिपि में जब 2 व्यंजन मिलते हैं या जब 2 वर्ण मिलते हैं तो उनका रूप परिवर्तन हो जाता है और तीसरा वर्ण तैयार होता है। तो यही जो है तीसरा वर्ण जो होता है ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है, जो कि 2 व्यंजनों से मिलकर के बना होता है। जैसे कि स्वर रहित क और श से छ बना हुआ है, स्वर रहित ज और या से ज्ञा बना हुआ है, स्वर रहित ता और रा से त्रा बना हुआ है, स्वर रहित स और रा से स्रा बना हुआ है। जैसे कि क्षण, क्षमा, ज्ञानी, ज्ञात, त्रिशूल, त्रिभुज, श्रेणी और श्रमिक। जो सेकंड हमारा है जो द्वित व्यंजन। जब हम लोग, आपने देखा होगा कई ऐसे शब्द जिसमें जो है आधा वर्ण होता है और फिर उसी के जैसा पूरा वर्ण भी उसके ऊपर लिखा होता है, तो वैसे व्यंजनों को हम द्वित व्यंजन कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक ही व्यंजन का पहली बार बिना स्वर के 2 बार प्रयोग किया जाता है तो उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं चच, टट, कक, तो जब आप देखते होंगे बच्चा, कच्चा, खट्टा, पक्का, तो आप ये देख रहे हैं कि जो क्या कहते हैं पाई वाले होते हैं, इस तरीके के जो वर्ण होते हैं उनकी हम पाई हटा देते हैं। ये पाई हटा करके हम इस तरीके से लिखते हैं। और कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो बिना पाई वाले होते हैं तो उनके नीचे हम हलंत लगा देते हैं, इस तरीके से हलंत लगा के तब हम लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाता है। जैसे कि विद्या, अच्छा, मक्कार, स्वस्थ आदि। आप इसमें देख रहे हैं जैसे ये दा है, ये बिना पाई वाला वर्ण है और आपने देखा होगा कि इसके नीचे हलंत लगा है।
उसी प्रकार से आप इसमें देखिए अच्छा, इसमें चा आप देख रहे हैं, इसमें पाई जो है हटा करके तब इसमें बनाया गया है। उसी तरीके से ये आपने देखा मक्कार, मक्कार में आप ये आधा का देख रहे हैं ना, जिसकी हम ये इधर साइड से गुंडी ये होती ना, तो ये गुंडी जो होती है इसको हटा दिया जाता है, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाता है। तो इससे हमारा क्या बना, मक्कार। स्वस्थ, अब ये देखिए ये पाई वाला अक्षर है तो इसकी पाई हटा दी गई है। तो इस तरीके से संयुक्ताक्षर वाले जो शब्द बनाए जाते हैं, इनकी लेखन विधि हम देख लेते हैं किस तरीके से इनको बनाया जाता है। पहला अक्षर तो हम हलंत लगा करके बनाते हैं, दूसरा जो है हम पाई हटा करके बनाते हैं, और तीसरा जो है हम गुंडी हटा करके बनाते हैं। जैसा कि आप पहला देख रहे हैं हलंत, बिना पाई वाले व्यंजनों में हम लोग जैसे आपने ऊपर देखा इसमें ये दा विद्या, तो बिना पाई वाला है ये द, और इसमें हमने क्या किया, हलंत लगा दिया है और फिर हमने जो है शब्द बनाए हैं। तो इनको हम जो स्वर होता है रहित रूप लिखा जाता है, जैसे कि बुद्धिमान, विद्यालय आदि। उसी प्रकार पाई हटा करके भी लिखा जाता है, जैसे बिना पाई वाले व्यंजनों को दूसरे व्यंजन के साथ मिला करके लिखना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं विश्व, विश्व में देखा होगा आपने सा है, सा जो है इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इसकी जो ये पाई हटा दी गई है। उसी तरीके से अच्छा में आप देख रहे हैं चा इस तरीके से लिखा जाता है और इसकी पाई हटा करके चा इस तरीके से लिखा गया है। फिर नेक्स्ट है घुंडी हटा करके, घुंडी हटाने में क्या है, जैसे क है, फ है, हम लोग जब लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, इसमें इस तरीके से ऐसे, इनकी घुंडी हटा दी हमने। और फिर हमने लिखा तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा पक्का, बच्चा, दफ्तर। ये थी संयुक्ताक्षर के लेखन विधि, जिसमें कि हमने हलंत लगा करके कैसे लिखा जाता है पढ़ा, पाई हटा करके और गुंडी हटा करके कैसे लिखा जाता है ये हमने पढ़ा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने व्यंजन और व्यंजन के प्रकार के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने स्पर्श व्यंजन, उसके उच्चारण स्थान, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अन्य जो व्यंजन से मिलकर के बनाए जाते हैं, संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन और संयुक्ताक्षर व्यंजन, और इनकी लेखन विधि के बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय वंदे मातरम।